हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे एम्पियर के परिपथ नियम और एम्पियर के परिपथ नियम के अंदर हमने एम्पियर का परिपथ नियम और उसके दो अनुप्रयोग करवा दिए थे। तो आपके पास में फर्स्ट जो अनुप्रयोग था वो था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और जो सेकंड अनुप्रयोग था वो था लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास में दोनों मान आ चुके थे। तो हम एम्पियर के परिपथ के बारे में दोबारा से थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आपके पास में एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि आपके पास में किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखिक समाकलन होता है उसका जो मान होता है वो मान आपके पास में वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा उस परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है। तो उसी में एक टॉपिक छोटा सी डेफिनेशन छूट गई थी, वो आपके पास में चुंबकत्व वाहक बल। अब आपके पास में जो एम्पियर के परिपथ नियम से क्या मान आया था, आपके पास में समाकलन B डॉट dl बराबर आया था आपके पास में म्यू नोट सिग्मा I। अब आपके पास में एक टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H में संबंध। तो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम 8वें चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो आपके पास में जो संबंध होता है वो होता है आपके पास B बराबर म्यू नोट H। इसके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में जिक्र करेंगे। तो आपके पास में जो H है वो क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां पे लिख रहा हूं आपके पास में जो H है वो आपके पास में चुंबकन क्षेत्र है। क्या है, चुंबकन क्षेत्र। तो अब इससे आगे ध्यान से समझना भाई, B का मान उठाकर क्या डालेंगे, म्यू नोट H डालेंगे। तो आपके पास में यहां हो जाएगा B, यहां पे B का मान क्या है, म्यू नोट H, और डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट सिग्मा I। अब आपके पास में म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या मान बच गया, समाकलन H डॉट dl बराबर हो गया आपके पास सिग्मा I। और ये जो मान है ये मान आपके पास में क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र परिसंचरण। तो ये जो मान आया है समाकलन H डॉट dl बराबर सिग्मा I आपके पास में क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र परिसंचरण कहलाता है। अब आपके पास में जो अगली डेफिनेशन है वो है चुंबकत्व वाहक बल किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझना कि चुंबकत्व वाहक बल क्या होगा। अब आपके पास में यहां देखना कि किसी बंद परिपथ के अंदर, यहां समाकलन जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, बंद परिपथ को दर्शा रहा है। किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकन क्षेत्र H क्या है, चुंबकन क्षेत्र का जो रेखिक समाकलन होता है वो आपके पास में उस परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण। दोबारा से डेफिनेशन सुनना, किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकन क्षेत्र का रेखिक समाकलन का जो मान होता है उस परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। और जो चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण होता है उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। तो अब यहां समझ में आ गया होगा आपको कि आपके पास में चुंबकन क्षेत्र के परिसंचरण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व वाहक बल
कहते हैं। अब अगला जो अपना अनुप्रयोग है, थर्ड अनुप्रयोग है, वो आपके पास में परिनलिका में प्रवाहित धारा के कारण एम्पियर के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो थर्ड जो आपके पास में अनुप्रयोग है वो ये है, परिनलिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या होगा, ध्यान से समझना भाई। आपके पास में सबसे पहले बात करते हैं परिनलिका क्या होती है। परिनलिका क्या होती है, तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि जब आपके पास में किसी कुचालक बेलनाकार नली के ऊपर, आपके पास में कोई कुचालक बेलनाकार क्या है, नली है, इसके ऊपर तांबे के तार कुंडली नुमा फेरों के रूप में क्या कर दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। आपके पास में कोई कुचालक नली है, इसके ऊपर तांबे के तार कुंडली नुमा मतलब गोलाकार रूप से क्या कर दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। तो बना हुआ जो उपकरण है वो उपकरण क्या कहलाता है, परिनलिका कहलाता है। तो अब आप बात करते हैं परिनलिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। अब आपके पास में यहाँ पे परिनलिका क्या होगी कि आपके पास में एक कुचालक नलिका होगी, एक क्या होगी, कुचालक नलिका होगी। ये आपके पास में कुचालक नलिका है, इस कुचालक नलिका के ऊपर तांबे के तार क्या कर देते हैं, कुंडली नुमा लपेट देते हैं, कुंडली नुमा क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो बना हुआ जो उपकरण है वो क्या है, परिनलिका है, वो क्या है, परिनलिका है। तो आपके पास ये परिनलिका होगी। तो अब इससे एम्पियर के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। अब आपके पास में यहां ध्यान देना कि आपके पास में माना एक परिनलिका है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और इस परिनलिका के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, N है, जो कैपिटल N है, इसके अंदर फेरों की संख्या जो हमने तांबे के तार लपेटे हैं उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N है। अब आपके पास में इस परिनलिका के अंदर जब I धारा प्रवाहित होती है, इस परिनलिका के अंदर क्या होती है, I धारा प्रवाहित होती है, तब ध्यान देना भाई, इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सदैव कितना रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि परिनलिका के बाहर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदैव कितना रहता है, शून्य रहता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो परिनलिका के बाहर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सदैव कितना रहेगा, शून्य रहेगा। परंतु आपके पास में परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वर्तीय धाराओं के नियम से, मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए वर्तीय धाराओं का नियम पढ़ा रखा है। तो वर्तीय धाराओं के नियम से आपके पास में इस परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसके अक्ष के क्या होगी, अनुदिश होगी, क्योंकि आपके पास में वर्तीय धाराओं के अंदर आपके पास में अगर ये वर्तीय धाराओं को प्रदर्शित करता है तो आपके पास में यहाँ पे धारा वर्ताकार पथ के अंदर गति करती है, तो आपके पास में इसके अक्ष के अनुदिश क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपके पास में वर्तीय धाराओं के अनुदिश आपके पास में इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसके अक्ष के अनुदिश होगा। कैसे होगा, अक्ष के अनुदिश होगा। अब यहाँ पे हम किसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो जो एम्पियर का परिपथ नियम है वो क्या होता है, एक बंद परिपथ के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक आयताकार
एक आयताकार PQRS पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। आपके पास में एक आयताकार बंद पथ कौन सा है, PQRS की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्योंकि आपके पास में जो एम्पियर का नियम है वो किसके ऊपर लागू होता है, एक बंद परिपथ के ऊपर लागू होता है। तो अब उससे आगे ध्यान से समझना, यदि आपके पास में इस परिनलिका की एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। कितनी है, स्मॉल एन है। तो आपके पास में स्मॉल एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बटे एल। आपके पास में कुल फेरों की संख्या बटे कितना आ जाएगा, कुल लंबाई। तो एकांक लंबाई के अंदर क्या आ जाएगा, फेरों की संख्या। तो यहां लिख रहा हूं परिनलिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन स्मॉल एन बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एन बटे कितना हो जाएगा, एल। कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई। एकांक के अंदर क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या आ जाएगी। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे देखना कि आपके पास में बंद परिपथ कौन सा है, PQRS में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। यहां लिख रहा हूं बंद परिपथ PQRS में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से क्या होगा भाई, आपके पास में समाकलन B डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट सिग्मा आई। परंतु आपके पास में यहाँ पे जो बंद परिपथ है वो कैसा है, वर्ताकार नहीं है। आपके पास में कैसा पथ है, आपके पास में यहाँ पे PQRS एक आयताकार पथ है। कैसा पथ है, आयताकार पथ है। तो यहां लिखेंगे PQRS। समाकलन के नीचे हमने इसको बता दिया कि आपके पास में जो पथ है कैसा है, आयताकार है। तो आपके पास में यहां पे इस आयताकार पथ के अंदर कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो चारों भुजाओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो चारों को अलग अलग कर सकते हैं। तो चारों को अलग अलग करेंगे तो यहां लिखेंगे भुजा PQ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, भुजा PQ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B डॉट dl प्लस में कौन सी भुजा है, QR। भुजा QR के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां लिख रहा हूं भुजा QR, समाकलन QR और कितना होगा आपके पास B डॉट dl प्लस में कौन सी भुजा है, RS। तो यहां लिखेंगे समाकलन RS और कितना हो जाएगा B डॉट dl प्लस में समाकलन कौन सा है, SP। तो क्या होगा यहाँ पे SP B डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा म्यू नोट सिग्मा आई। अब आपके पास यहाँ पे ध्यान से समझने की बात क्या है कि आपके पास क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। और डॉट को खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, समाकलन PQ और BDL कोस थीटा प्लस में समाकलन QR BDL कोस थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, समाकलन RS BDL कोस थीटा प्लस में समाकलन BDL कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट सिग्मा आई। ये मान आपके पास आ चुका है। तो आपके पास ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में भुजा जो PQ है, इसकी मान लिया लंबाई कितनी मान ली हमने, DL मान ली।
कितनी मान ली, dl। तो आपके पास में इसकी जो लंबाई है वो मान लिया कितना है, dl है। अब आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो b इसी दिशा के अंदर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इस दिशा के अंदर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो आपके पास में भुजा PQ के लिए आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B और dl दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहां लिख रहा हूं मैं भुजा PQ के लिए आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र और जो लंबाई dl है दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में QR भुजा आपके पास में इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां लिख रहा हूं भुजा QR के लिए आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र B और dl है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसके पश्चात जो भुजा RS है वो क्या है, परिनलिका के बाहर स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि परिनलिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां लिखेंगे भुजा RS परिनलिका के बाहर स्थित है, इसलिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। B बराबर कितना हो गया, 0। उसके पश्चात आपके पास में SP भुजा के लिए तो क्या होगा, आपके पास में जो SP भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है, लंबवत है। तो यहां लिखेंगे SP भुजा के लिए अब आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र और जो आपके पास लंबाई dl है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। आपके पास में ये लंबवत है और ये इस दिशा में है, दोनों एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब आपके पास में भुजा PQ के लिए आपने थीटा का मान निकाल लिया, QR के लिए निकाल लिया, RS के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0 है। और SP के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सभी मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से क्या मान होगा आपके पास में, यहां होगा समाकलन PQ और कितना हो जाएगा, BDL कोस। अब आपके पास में PQ भुजा के लिए थीटा का मान कितना है, 0 है। तो कितना हो जाएगा, कोस 0 प्लस में समाकलन क्या हो जाएगा, QR BDL कोस। अब आपके पास में QR भुजा के लिए थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो कितना हो गया, 90 प्लस में समाकलन RS क्या है, परिनलिका के बाहर स्थित है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास में, dl कोस थीटा प्लस में समाकलन कितना होगा भैया आपके पास में, अब SP भुजा के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या होगा आपके पास में, BDL कोस 90 बराबर हो जाएगा म्यू नोट सिग्मा i। अब यहां पे ध्यान देना भाई, आपके पास में कोस 0 का मान कितना होता है, 1, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहां लिख रहा हूं चूंकि आपके पास में कोस 0 बराबर कितना है, 1 है, और कोस 90 बराबर कितना है आपके पास में, 0 है। कोस 0 बराबर 1 और कोस 90 बराबर 0, ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपके पास में जो कोस 90 उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है, 0 को इस संख्या के साथ गुणा करेंगे 0
और cos 90 का मान 0। तो ये तीनों मान तो क्या हो गए, 0 हो गए। मान क्या बच गया आपके पास में, समाकलन पी क्यू और बी डी एल बराबर कितना हो गया आपके पास में, यहां पे मान आ गया आपके पास में म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। अब आपके पास में यहां चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है, एक नियतांक मान है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा आपके पास, समाकलन कितना हो जाएगा, डीएल बराबर हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में यहां हमने इसकी लंबाई कितनी मानी थी, अल्पांश लंबाई कितनी मानी थी, डीएल मानी थी। तो आपके पास में कुल लंबाई, क्योंकि समाकलन किसको प्रदर्शित कर रहा है, कुल लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। कुल लंबाई कितनी आपके पास में, एल है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आपके पास में समाकलन पी क्यू डी एल बराबर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो बी बराबर बी एल बराबर कितना होगा आपके पास में, म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। तो ये मान आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब उससे आगे ध्यान से समझना, इस साइड से रब कर रहा हूं। उससे आगे क्या होगा आपके पास में कि आपके पास यदि जो परिनलिका है उसकी एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, छोटा एन है। यहां लिख रहा हूं, यदि परिनलिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, छोटा एन है। तो एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई के अंदर फेरों की संख्या कितनी मानी हमने, कैपिटल एन माना है। कितना माना है, कैपिटल एन माना है। तो आपके पास में एल लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या गुणा कुल लंबाई, कितना हो जाएगा, एन एल। यदि आपके पास में एक फेरे के अंदर प्रवाही धारा कितनी है, आई है। तो यहां लिखेंगे, यदि एक फेरे में प्रवाहित धारा आई है तो कुल धारा। अब आपके पास में कुल धारा सिग्मा आई बराबर कितना होगा आपके पास में, एक फेरे के अंदर प्रवाहित धारा गुणा कुल फेरों की संख्या। कुल फेरों की संख्या कितनी है, एनएल है। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे आई गुणा कितना हो जाएगा, एनएल। तो सिग्मा आई बराबर हो गया आपके पास एनएल आई, एनएल आई। तो सिग्मा आई का मान समीकरण 3 के अंदर रखेंगे। तो यहां लिख रहा हूं, समीकरण 3 से क्या मान होगा भैया आपके पास में, यहां हो जाएगा आपके पास में बीएल बराबर हो जाएगा म्यू नोट इंटू सिग्मा आई का मान कितना है, एनएल आई। तो आपके पास में एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बी बराबर कितना मान हो गया आपके पास में, म्यू नोट और कितना हो गया आपके पास में, एन आई, म्यू नोट एन आई। अब आपके पास में जो परिनलिका है उसकी एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या समीकरण 1 से, यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से हमने n बराबर कितना निकाला था, कैपिटल N बटे L। तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बटे कितना हो गया, L, म्यू नोट एन आई बटे L। ये क्या आ गया आपके पास, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस मान को हम चुंबकन क्षेत्र के मान में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें, चुंबकन क्षेत्र के मान में लिखना चाहें,
तो हम जानते हैं कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? B बराबर म्यू नोट और कितना होता है? H। तो B का मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा? म्यू नोट H बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नोट NI बटे कितना हो जाएगा आपके पास में? L। तो आपके पास में म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, तो H बराबर कितना आ गया? NI बटे कितना हो गया? L। तो ये किसके रूप में आ गया? चुंबकन क्षेत्र के रूप में आ गया। ये मान किसके रूप में है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है। तो ये हो गया आपके पास में परिनलिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। अब आपके पास में अगला जो अनुप्रयोग है वो है आपके पास में टोराइड में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। तो अब क्या होगा? टोराइड कहते किसे है? तो उसको ध्यान से समझना। आपके पास में जो चौथा अनुप्रयोग है वो अच्छा अनुप्रयोग है। जो फोर्थ अनुप्रयोग है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपके पास में टोराइड होता क्या है? टोराइड होता क्या है? तो फोर्थ अनुप्रयोग को ध्यान से समझना। टोराइड में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। तो इसको ध्यान से समझना भाई। टोराइड किसे कहते हैं? टोराइड किसे कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था परिनलिका। क्या पढ़ा था? परिनलिका। तो परिनलिका किसे कहते हैं? कि जब किसी कुचालक बेलनाकार नली के ऊपर तांबे के तार क्या कर दिए जाते हैं? कुंडली नुमा लपेट दिए जाते हैं, तो बना हुआ उपकरण क्या कहलाता है? परिनलिका कहलाता है। अब अगला टॉपिक है टोराइड। टोराइड होता क्या है? जब परिनलिका, मान लिया आपके पास में ये परिनलिका है, इस परिनलिका को वर्ताकार पथ में मोड़कर क्या कर दिया जाए? इसके दोनों सिरों को एक जगह मिला दिया जाए। जब परिनलिका को वर्ताकार पथ में मोड़कर दोनों सिरों को एक जगह मिला दिया जाए तो बना हुआ जो उपकरण है वो क्या कहलाता है? टोराइड कहलाता है। तो ध्यान देना कि आपके पास में जो परिनलिका थी उसको हमने वर्ताकार पथ के अंदर मोड़कर क्या कर दिया? टोराइड का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया? टोराइड का। अब आपके पास में इसको खोलेंगे तो सीधी होते ही क्या बन जाएगी? परिनलिका बन जाएगी। और इसके ऊपर फेरों की संख्या हमने कितनी लगाई थी? n लगाई थी। कितनी लगाई थी? n लगाई थी। ये लो, अब परिनलिका को मोड़कर हमने क्या बना दिया? टोराइड बना दिया। अब माना आपके पास में इस टोराइड की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। कितनी है? r है। इस टोराइड की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। अब आपके पास में जब इस टोराइड के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो आपके पास में इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वर्तीय धाराओं के नियम से कौन सी दिशा में होगा भाई? वर्तीय धाराओं के नियम से। आपके पास में ये टोराइड है तो आपके पास में इसके अंदर इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? इसके अक्ष के अनुदिश होगा। कैसे होगा? अक्ष के अनुदिश होगा। तो आपके पास में इस प्रकार से क्या होगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, उत्पन्न होगा। तो अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जो परिनलिका थी उसकी लंबाई कितनी थी? L थी। और फेरों की संख्या कितनी थी? कैपिटल N था। परंतु अब यहां पे क्या बन चुका है? टोराइड बन चुका है। फेरों की संख्या तो सेम रहेगी परंतु आपके पास में जो लंबाई है वो किसके रूप में परिवर्तित हो गई है? परिधि के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई R हो जाएगा। L बराबर 2 पाई R हो जाएगा। तो आपके पास में जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस टोराइड के क्या होता है? अक्ष के अनुदिश होता है। और इसके ऊपर मान लिया आपके पास अल्पांश कितना है? dl है। अल्पांश कितना है? dl है।
तो आपके पास में यहां इसके अंदर बंद परिपथ की कल्पना करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके पास में ये टोरॉइड क्या है, खुद ही एक बंद परिपथ है। तो आपके पास में एम्पियर के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, समाकलन बी डॉट डीएल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई, म्यू नोट सिग्मा आई, सिग्मा आई। अब आपके पास में यहां पे डॉट है, डॉट को खोलेंगे तो क्या होगा आपके पास में बी डी एल कोस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। अब आपके पास यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में जो अल्पांश डीएल और आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहां लिख रहा हूं आपके पास में कि चुंबकीय क्षेत्र बी और अल्पांश डीएल दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है समाकलन बी डीएल और कितना हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट सिग्मा आई, क्योंकि कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि कोस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब आपके पास में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, नियत मान है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा आपके पास बी समाकलन डीएल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट सिग्मा आई। अब परिनलिका के अंदर तो हमने जो समाकलन डीएल था उसको क्या मान लिया था, एल लंबाई, कुल लंबाई मान ली थी, परंतु आपके पास में यहाँ पे परिनलिका नहीं है, क्या है, टोराइड है। तो आपके पास में समाकलन डीएल किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसकी परिधि को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे समाकलन डीएल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में b बराबर कितना मान हो जाएगा, b इंटू हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर बराबर हो गया म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। अब आपके पास में यहां पे इस मान को इस साइड भेजेंगे तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है d बराबर कितना होगा आपके पास में, यहां होगा म्यू नोट सिग्मा आई बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यदि इसकी एकांक लंबाई के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, छोटा n है, यहां लिख रहा हूं टोराइड के अंदर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितना है, स्मॉल n है। तो इसकी कुल परिधि के ऊपर, कुल परिधि के ऊपर फेरों की संख्या, तो यहां लिख रहा हूं कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी होगी भी आपके पास में, कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणा कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी इसकी, परिधि है। तो क्या होगा आपके पास में n गुणा 2 पाई आर, n गुणा 2 पाई आर। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जो n बराबर कितना आ गया आपके पास में, n 2 पाई आर और कितना हो गया, n हो गया। यदि एक फेरे के अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, I है, एक फेरे के अंदर जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I है। तो आपके पास में यहां पे कुल मान कितना होगा आपके पास में, कुल धारा यहां लिख रहा हूं, यदि एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तो कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा कितना हो गया आपके पास में, सिग्मा आई, सिग्मा आई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, एक फेरे के अंदर प्रवाहित धारा आई गुणा कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, कैपिटल N।
तो आपके पास में सिग्मा आई बराबर कितना मान हो गया, सिग्मा आई बराबर हो गया एन आई। तो अब आपके पास में यहां पे सिग्मा आई का मान कितना डालेंगे, एन आई डालेंगे। तो आपके पास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समीकरण एक से क्या मान होगा आपके पास में, बी बराबर हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट एन आई बटे कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। अब आपके पास में n बराबर कितना है, 2 पाई आर एन है, तो ये मान उठाकर यहां डाल सकते हैं, एकांक लंबाई के लिए निकाल सकते हैं। तो आपके पास चूंकि आपके पास में n बराबर कितना है 2 पाई आर एन है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे, b बराबर कितना होगा आपके पास में म्यू नोट इंटू 2 पाई आर एन इंटू आई बटे कितना हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकन क्षेत्र में परिवर्तित करें, किसमें परिवर्तित करें, चुंबकन क्षेत्र में परिवर्तित करें, तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है, B बराबर म्यू नोट H। ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में म्यू नोट H बराबर कितना होगा एन आई, और कितना होगा म्यू नोट एन आई। म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो गया, तो H बराबर कितना मान आ गया एन आई। ये किसके रूप में आ गया, चुंबकन क्षेत्र के रूप में आ गया। तो ये हो गया आपके पास में टोराइड, क्या हो गया टोराइड। अब अगला जो टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, और वो क्वेश्चन है ध्यान से समझना। अभी आपने पढ़ा है परिनलिका, तो अब आपके पास में जो परिनलिका है, क्वेश्चन कैसे आता है, बताइए कि जो परिनलिका है वो एक छड़ चुंबक या दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है, क्यों। बताइए कि जो परिनलिका है एक छड़ चुंबक या दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है, क्यों। तो ध्यान से समझना भाई कि जब परिनलिका के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, परिनलिका के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब आपके पास में परिनलिका का एक सिरा, जो सिरा आपके पास में दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। अब आपके पास में ये परिनलिका है और इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे, तो यदि इसका कोई भी एक सिरा किसके दक्षिणावर्त दिशा के अंदर क्या होती है, उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। परिनलिका है ये, इसके एक सिरे के अंदर धारा क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा के अंदर प्रवाहित होती है। तो जो उसका दक्षिणी ध्रुव है उसके भांति क्या करता है, वो व्यवहार करता है। जिसके अंदर, जिस सिरे के अंदर धारा दक्षिणावर्त दिशा के अंदर प्रवाहित होती है, तो उस परिनलिका का वह सिरा किसके भांति व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। और परिनलिका के जिस सिरे के अंदर धारा वामावर्त दिशा के अंदर या आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर प्रवाहित होती है, तो वह सिरा क्या होता है, परिनलिका का कौन सा सिरा होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। कौन सा सिरा होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, या उत्तरी ध्रुव के भांति क्या करता है, उत्तरी सिरे के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इस कारण से जब परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, आपको कारण ये लिखना है, जब परिनलिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो सदैव क्या करती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, क्योंकि जब छड़ चुंबक को या दंड चुंबक को लटकाया जाता है तो वो सदैव कौन सी दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इस कारण से आपके पास में जो परिनलिका है वो किसके भांति व्यवहार करती है, एक छड़ चुंबक या दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है। दोबारा से सुन लेना कि आपके पास जब परिनलिका के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, तो तब आपके पास में परिनलिका के जिस सिरे के अंदर धारा दक्षिणावर्त
क्या करती है, प्रवाहित होती है। तो वह सिरा परिनलिका का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और जिस सिरे पर धारा क्या होती है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है, तो वह परिनलिका का कौन सा सिरा है, उत्तरी ध्रुव है। इस कारण से जब परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ठहरती है। इस कारण से जो परिनलिका है वो क्या करती है, क्षण चुंबक या दंड चुंबक के भांति व्यवहार करती है। अब इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो है कि आपके पास में परिनलिका और दंड चुंबक में अंतर क्या है, क्योंकि परिनलिका ही दंड चुंबक के भांति व्यवहार कर रही है, तो हमें दंड चुंबक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो ध्यान से समझना। आपके पास में सबसे पहला जो अंतर है कि आपके पास में परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय जो बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो अंदर क्या होंगी, समांतर होंगी। परंतु क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वक्र आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, वक्र आकार की होती हैं। पहला अंतर समझ में आ गया। तो परिनलिका के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है, परंतु क्षण चुंबक या दंड चुंबक के अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है, वक्र आकार की होती हैं। उसके बाद में सेकंड अंतर क्या है वो ध्यान से समझना कि आपके पास में परिनलिका के बाहर सदैव चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। परंतु दंड चुंबक या क्षण चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि उसके निकटतम बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करता है, निर्भर करता है। क्योंकि उसके निकट जो बिंदु हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो अपना 7वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्लास में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो किसी भी भैया बहना को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकता है कि सर मेरे को इस चैप्टर में इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसको मैं दोबारा से समझाकर दोबारा से वीडियो डाल दूंगा। अगर नहीं बताओगे तो आपका नुकसान होगा, बताओगे तो मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।